हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। आज हम डिटेल में देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, कितनी टर्म के लिए वो चुने जाते हैं और उनका पावर एंड फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बता देना चाहूँगी कि भारत में शासन की सारी शक्तियाँ संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु वो इन सभी शक्तियों का प्रयोग खुद अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के साथ साथ मंत्री परिषद सहित प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 74 कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the Prime Minister at the head to aid and advise the President in the exercise of his functions। यानी एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देगी तथा सहायता करेगी। यानी कि देश में जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम पे चलाया जाता है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का मुखिया होता है, लेकिन वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। तो जो ये क्योंकि वास्तविक शासक होते हैं, इसी वजह से ये क्योंकि ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट माने जाते हैं। और भारत क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करने की शक्ति प्राइम मिनिस्टर को दी गई है। ये प्रेसिडेंट के एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं और प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उनकी एडवाइस पर अन्य जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। फ़िलहाल हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? सबसे पहले तो वह व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन का सदस्य हो। अगर सदस्य नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। प्राइम मिनिस्टर पद के उम्मीदवार को 25 वर्ष की आयु पूरी किया होना ज़रूरी है अगर वो लोकसभा का सदस्य है। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमारा संविधान केवल इतना कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड अपॉइंट द लीडर ऑफ द पार्टी और अलायंस विच इज़ इन मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा, ऐसे व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य बन जाए। और टर्म की अगर हम बात करें, यानी ये कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर पद की जो निर्वाचन जो इलेक्शन है वो 5 वर्ष के लिए होता है। इनकी टर्म फिक्स नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक ही रहते हैं जब तक कि उनकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत रहे। अगर लोकसभा में बहुमत वो समय से पहले 5 साल से पहले खो देते हैं तो भी उनकी सरकार गिर जाती है और प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इमरजेंसी के दौरान इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ऑफिशियल रिटायरमेंट एज फ़िलहाल तक प्राइम मिनिस्टर की कोई भी नहीं है, यानी अपर एज कोई भी नहीं है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को सरकारी आवास मिलता है, जिसे पंचवटी हाउस के नाम से जानते हैं। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी की पर्सनल स्टाफ मिलता है जो इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता है। कार मिलती है। एक एक्सक्लूसिव एयरक्राफ्ट मिलता है, यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिलता है जो हमेशा इनकी सेवा के लिए प्रेजेंट रहता है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वही वास्तविक शासक होते हैं, तो ऐसे में इनकी शक्तियों की तुलना हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से कर सकते हैं।
भारत के प्रधानमंत्री को बहुत सारी ऐसी अधिकार और शक्तियाँ मिली हुई हैं, और इन ज़्यादा अधिकार और शक्तियाँ मिले होने की वजह से अगर जैसा मैंने कहा कि हम इसको तुलना कर सकते हैं इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से, तो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक बार ग्लैडस्टोन ने कहा था कि कहीं भी इतने छोटे पदार्थ की इतनी बड़ी छाया नहीं है, यानी इतने छोटे से व्यक्ति को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, वो चाहे तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तानाशाह बन सकता है। तो कुछ कुछ इसी प्रकार की शक्तियाँ भारतीय प्राइम मिनिस्टर को भी मिलती हैं। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच एक कड़ी के तौर पर काम करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए सभी डिसीजंस के बारे में अवगत कराएं, क्योंकि एक्चुअल पावर्स संविधान ने प्रेसिडेंट को सौंपी हैं और प्रेसिडेंट ने वो पावर डेलीगेट की है प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा ये एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज यानी मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करते हैं। एक बार जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री एक लिस्ट भेजते हैं जिसमें मंत्रियों के नाम और उन मंत्रियों को दिए जाने वाले विभागों के नामों का ब्यौरा होता है, और इसी लिस्ट के अनुसार फिर राष्ट्रपति जो है उन व्यक्तियों को मंत्री बनाते हैं और उनको वो विभाग सौंप देते हैं। तो इस प्रकार मंत्रियों को विभागों के बंटवारे में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के मुखिया के तौर पर, कैबिनेट के लीडर के तौर पर काम करते हैं। कैबिनेट और मंत्री परिषद में आप अंतर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मंत्री परिषद वो होती है जिसमें सरकार के सारे मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन कैबिनेट का मतलब है कि मंत्री परिषद में से कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण मंत्रियों को चुन लिया जाए और हर एक बैठक में, हर एक इम्पोर्टेंट बैठक में उनको शामिल कराया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स इसके सदस्य होते हैं, यानी सभी मिनिस्टर कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। और प्रधानमंत्री कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, और इसके अलावा ये देखते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग्स में क्या डिसीजंस लिए जाने हैं, वो डिसीजंस पर भी प्रधानमंत्री का काफ़ी प्रभाव रहता है। इसके अलावा ये संसद और कैबिनेट के बीच में भी लिंक के तौर पर, कड़ी के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में सरकार के मुख्य वक्ता के तौर पर उभर कर प्राइम मिनिस्टर सामने आते हैं, या जब भी कोई महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजंस को अनाउंस करना हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्राइम मिनिस्टर अपने ऊपर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं वो कई बार जनरल इम्पोर्टेंस की डिबेट्स में इंटरवीन कर सकते हैं, या अपनी तरफ से किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन किसी पॉलिसी के ऊपर दे सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत को ऑफिशियल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब भी कोई इंटरनेशनल मंच की बात होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो उसमें भारत की तरफ से मुख्य वक्ता जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, और भारत की विदेश नीति को डायरेक्शन देने में मुख्य रूप से इन्हीं का हाथ होता है। इसके अलावा ये सरकार के मुखिया के तौर पर भी काम करते हैं, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है। गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं। फैक्टर्स जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी प्रधानमंत्री को शक्तियां तो बहुत सारी दी गई हैं, कार्य बहुत सारे सौंपे गए हैं, ये सारी कार्य और शक्तियां प्रत्येक प्रधानमंत्री को इक्वली दिए गए हैं संविधान के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है और कोई प्राइम मिनिस्टर एकदम गूंगी गुड़िया बनकर आता है। तो ये इतना इनकी पोजीशन में फ़र्क क्यों होता है? इसके पीछे कई कारक प्रभावी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसकी पर्सनैलिटी,
सबसे पहले जो प्रधानमंत्री है उसके व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि वो कितना शक्तिशाली होगा या कितना कमज़ोर होगा। अगर उसका व्यक्तित्व आकर्षक है, अगर लोग उससे ज़्यादा प्रभावित हैं तो निश्चित रूप से वो शक्तिशाली होगा। फॉर एग्जांपल आप जवाहरलाल नेहरू की बात कर सकते हैं, इंदिरा गांधी की बात कर सकते हैं, या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की बात कर सकते हैं। ये अपने व्यक्तित्व के कारण ही प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा सफल रहे हैं, ज़्यादा शक्तिशाली रहे हैं। दूसरा तत्व हो सकता है कि पार्टी में उनकी पोजीशन कैसी है, यानी दल में प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी है। अगर प्रधानमंत्री का अपने दल के सदस्यों पर नियंत्रण है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पावरफुल होंगे। अधिकांश प्रधानमंत्री आपने देखा होगा कि वो अपने दल के अध्यक्ष रहे हैं। जब भी कोई प्रधानमंत्री अपने दल का अध्यक्ष नहीं रहता है तो कई बार उसकी स्थिति में गिरावट आती है। आपने देखा होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई उस समय इंदिरा गांधी थी, वो प्रधानमंत्री बनी। उस समय दल में उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और कांग्रेस में सत्ता को लेकर काफ़ी विवाद थे। लेकिन 1971 के बाद जैसे जैसे दल पे उनका नियंत्रण बढ़ा वैसे वैसे उनकी स्थिति मजबूत होती गई। या अगर हम प्रधानमंत्री पद पर जब मनमोहन सिंह जी थे उस समय कैसे कांग्रेस दल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी थी और किस प्रकार से सारी शक्ति उन्होंने अपनी तरफ कर ली थी और प्रधानमंत्री का पद कमज़ोर हो गया था, ये आपने देखा ही था। तो इस प्रकार दल में प्रधानमंत्री की स्थिति है वो भी प्रभावित करती है कि प्राइम मिनिस्टर पद जो है वो शक्तिशाली होगा या कमज़ोर। तीसरा फैक्टर है संसद में बहुमत, मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। यानी प्रधानमंत्री की शक्तियों का निर्णय संसद में उसके दल के बहुमत के ऊपर निर्भर करता है। यदि संसद में उसके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो वो ज़्यादा शक्ति से संसद में अपनी बात रखेगा। और अगर वहीं पे गठबंधन की सरकार है, वो बहुत सारे दलों को लेके चल रहा है, तो उसे हर एक दल को सेटिस्फाई करना होता है और ऐसे में वो अपनी बात को ज़्यादा मजबूती से नहीं रख सकता। यानी संसद में जितना अधिक बहुमत राष्ट्रपति की पार्टी प्राइम मिनिस्टर की पार्टी को मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा विरोधी दल की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यदि विरोधी दल कमज़ोर है तो वो अपनी शक्ति का प्रभाव प्रधानमंत्री पर नहीं डाल पाता और प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल उभर कर सामने आता है। अगर विपक्ष विखंडित है, बटा हुआ है, तो भी प्रधानमंत्री मनमाने ढंग से संसद में अपने प्रस्ताव पास कराने में सफल हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में तो आपकी लोकसभा में किसी पार्टी को ऑफिशियली ओपोजिशन पार्टी की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि किसी भी पार्टी को मिनिमम 10% का कोटा मिला ही नहीं। अभी आगे चलते हैं। इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं उन पर भी राष्ट्रपति की स्थिति निर्भर करती है। यदि हमारे देश की सुरक्षा खतरे में हो तो पूरा देश प्रधानमंत्री का साथ देता है और ऐसे में स्वाभाविक ही उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। अच्छा मानसून हो, अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या हमारी जो जीडीपी है वो अच्छी वृद्धि कर रही हो, वो भी प्रधानमंत्री की स्थिति में मजबूती लाती है। लेकिन वहीं अगर किसी प्रकार की महामारी आ जाए, कोई युद्ध छिड़ जाए, है ना, या मतलब जो बेरोज़गारी अगर बढ़ती जाए, तो उस प्रकार के सर्कमस्टांसेस, जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अगर ज़्यादा हो जाए तो उसमें कई बार संभालना मुश्किल हो जाता है और उससे प्रधानमंत्री पद की जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर नज़र आती हैं। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनेशनल सिचुएशंस हैं, वो भी प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगर दूसरे देशों का दृष्टिकोण हमारे प्रति पॉजिटिव होता है, सहयोगपूर्ण होता है, तो ये प्रधानमंत्री की उपलब्धि मानी जाती है और उसकी स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर दूसरे देश हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री की ही हार मानी जाती है। भारत में जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज श्री नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्रियों की लंबी सूची है और सारे प्रधानमंत्रियों की स्थिति कभी भी एक समान नहीं रही है। कुछ ज़्यादा पावरफुल रहे हैं, कुछ सामान्य रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संविधान है वो प्रधानमंत्री को अधिकार और शक्तियाँ इक्वली देता है, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हैं वो प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं। फाइनली हम कह सकते हैं
कि जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वो इंडिया में सबसे पावरफुल पद समझा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता प्रधानमंत्री ही है। लेकिन गठबंधन सरकारों में इसकी शक्तियों में, इसकी स्थिति में, इसकी पोजीशन में थोड़ी सी गिरावट देखी जाती है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि भारत में एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है इसके बारे में देखा, इनकी क्वालिफिकेशंस को जाना और देखा कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन कितने समय के लिए चुने जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं, और लास्ट में हमने इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिटेल में देखा। फिर लास्ट में देखा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रधानमंत्री की स्थिति को प्रभावित करते हैं, और लास्ट में निष्कर्ष देखा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।